हाय, वेलकम बैक टू स्पर्श क्लिनिक। ईयर पियर्सिंग यानी कान छिदवाना। अभी भी जस्ट मैंने एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल को देखा है। शी हैड कम टू मी विद हर थर्ड अटेम्प्ट एट ईयर पियर्सिंग। थर्ड अटेम्प्ट। वाई? बिकॉज थर्ड टाइम ऑल्सो शी हैज़ लैंडेड अप इन इन्फेक्शन ऑफ हर ईयर पियर्सिंग साइट। उसके उस एरिया का इन्फेक्शन हो गया है। देन आई थॉट कि इफ़ दे वुड हैव ऑलरेडी नोन कि क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं बिफोर गोइंग फॉर द प्रोसीजर, ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड आफ्टर केयर ऑफ द प्रोसीजर, शायद ये सिचुएशन प्रिवेंट हो सकती थी। देन आई थॉट कि व्हाई नॉट स्प्रेड द वर्ड टू ऑल ऑफ यू। सो ईयर पियर्सिंग के कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं? दैट किस एज में हमें करवानी चाहिए, देन कहाँ से करवानी चाहिए, देन precautions like both before the procedure, during the procedure, after the procedure, what all precautions should be taken. सबसे पहले है age. So what age should it get done? Answer is actually no specific answer. There is no specific standard age for ear piercing. Even American Academy of Pediatrics भी यही कहते हैं that you can get it done at that age, that particular age, when you are assured that your child is capable enough to understand the need for the post procedure care. So as a pediatrician what we recommend is कि एटलीस्ट आप न्यूबॉर्न्स में और इन्फेंसी में मत करवाइए. इन्फेंसी मीन्स फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ ऑफ द चाइल्ड. तो आप इन्फेंसी में मत करवाइए बिकॉज इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसमें. सेप्सिस हो जाता है एंड देन लॉट ऑफ ट्रबल्स. But irony is that in India, we go by customs and traditions. कुछ कुछ जगह में, कुछ फैमिलीज में कस्टम होता है कि बच्चा हुआ है ईयर पियर्स करवाने का, सो दे गेट इट डन, दे हैव टू गेट इट डन. सो उस केस में प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन, एज सिंपल एज दैट. या सो ये तो हुई एज की बात कि जिन फैमिलीज में कोई कस्टम नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है, कंपल्शन नहीं है, दे कैन गेट इट डन व्हेन द चाइल्ड इज ओल्ड इनफ टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ और हिमसेल्फ. अब बात आती है कहाँ से करवाना चाहिए हमें ईयर पियर्सिंग. अब ईयर पियर्सिंग कई लोग करते हैं. डॉक्टर्स करते हैं, देन आपका ज्वेलर्स करते हैं, देन देर आर स्ट्रीट वेंडर्स आर देयर, वो भी करते हैं. मॉल्स में होता है, पार्लर्स में होता है, कियोस्क में होता है, तो बहुत जगह होता है. सो आप इन सब जगह से करवा सकते हैं. देर इज़ नो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन कि आपको डॉक्टर से ही करवाना है. बट क्या इम्पॉर्टेंट है दैट दे शुड बी experienced persons and they should be well versed with the sterilized precautions which should be taken. अब डॉक्टर्स में कौन कौन करता है? यूजुअली डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, देन पीडियाट्रिशियंस भी करते हैं, ENT स्पेशलिस्ट करते हैं यूजुअली. एज पेरेंट्स what your role is in this? Your role is that to ensure the sterile precautions which are to be taken. As parent, you have every right to ask the person about what procedure is he going to do, what instrument is he going to use, how is he going to maintain the sterilization of the procedure, and all those things. So you have all right to ask for your child. It's your child after all. तो एज पेरेंट्स हम क्या इंश्योर करें? आपको एक्सपीरियंस इंश्योर करना है, वन थिंग. सेकेंड थिंग कि आप उनके पास आप पूछिए व्हाट इंस्ट्रूमेंट दे आर गोइंग टू यूज़, सो दैट यू शुड नो बिफोर हैंड. एक पियर्सिंग गन आती है जिससे हम करते हैं ईयर पियर्सिंग. सो पियर्सिंग गन शुड बी अ स्टेराइल वन, मीन्स उसको अच्छे से क्लीन किया हुआ है आफ्टर एवरी यूज़. नीडल उसमें जो यूज़ होती है इट शुड बी अ फ्रेशली ओपन नीडल. सेकेंड थिंग यूज़ की जाती है, समटाइम्स दे यूज़ स्टेराइल वायर्स, मोस्टली जो वेंडर्स एंड पार्लर्स एंड ऑल जगह पे होते हैं तो वो स्टेराइल वायर्स यूज़ करते हैं. तो दैट शुड बी प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड. एंड यूजुअली डॉक्टर्स क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ नीडल्स जो फ्रेशली पैक्ड नीडल्स आती है, सो दे ओपन इट फ्रेश एंड दे यूज़ इट टू पियर्स. थर्ड थिंग आपने क्या पूछना है? थर्ड थिंग इज कि व्हाट आर दे गोइंग टू इंसर्ट आफ्टर द पियर्सिंग. सो इंसर्ट
क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट इज क्या क्या करना चाहिए। हमें इनर्ट मेटल्स ही यूज़ करने चाहिए, लाइक गोल्ड, सिल्वर, समटाइम्स स्टेनलेस स्टील दे कैन यूज इफ इट्स अवेलेबल। देन इनर्ट ही क्यों यूज़ करना चाहिए, बिकॉज इनर्ट मेटल्स एलर्जी नहीं करते। एलर्जी होगी, बच्चा परेशान होगा और सुपर एडेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं उस एलर्जिक एरिया पे। देन क्या यूज़ नहीं करना, अपार्ट फ्रॉम द इनर्ट नॉन इनर्ट मेटल्स, हमें एनी रैंडम वायर और एनी रैंडम चीज़ नहीं यूज़ करनी है। एनी रैंडम थिंग, दैट मीन्स कोई झाड़ू की तीली एंड ऑल दोज थिंग्स टाइप, एनी तीली एज सच वो नहीं यूज़ करना है। अदर थिंग इज़ कि व्हाट टाइप ऑफ ईयरिंग शुड बी यूज्ड। टाइप होते हैं, एक लूप ईयरिंग्स होते हैं एंड देन एक स्क्रू बैक ईयरिंग्स होते हैं। लूप ईयरिंग्स आर बेटर देन स्क्रू बैक ईयरिंग्स। व्हाट इज़ अ लूप ईयरिंग? जो ये बाली होती है आपकी, बाली, सो वो लूप बना होता है तो क्लीनिंग ईजी होती है पोस्ट प्रोसीजर। एंड देन स्क्रू बैक में आप जब पीछे स्क्रू वाले जो ईयरिंग्स होते हैं वो स्क्रू बैक ईयरिंग्स होते हैं, उनमें क्लीनिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और पेनफुल होगी, तो वो नहीं यूज़ करना चाहिए। Just before starting the procedure, what all you have to ensure that whether he has washed his hands before or whether he has used the gloves to do the procedure. And even if he has washed or gloved hands, they also have to be sanitized before doing the procedure. The next thing is during the procedure. During the procedure, आपका रोल आता है that how to decrease your child's pain and hence your own pain. तो वैक्सीनेशंस में यू मस्ट बी हैविंग एन एक्सपीरियंस कि बच्चे को पेन होता है, उससे डबल हमें पेन होता है। सो हाउ टू डिक्रीज दैट पेन? यस, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्ट योर चाइल्ड। डिस्ट्रैक्शन इज द बेस्ट पेन मेडिसिन। यू कैन सिंग हिज फेवरेट सॉन्ग, आप मोबाइल पे अपना उसका फेवरेट सॉन्ग दिखा दीजिए, और यू कैन यूज हिज फेवरेट टॉय टू डिस्ट्रैक्ट हिम और हर। और वट यू कैन डू, यू कैन टेक आइस पैक्स विद यू। जस्ट बिफोर द प्रोसीजर आप आइस पैक्स अप्लाई करेंगे। आइस पैक अप्लाई करते हैं फ्रंट में, बैक में, दोनों साइड अप्लाई कर देंगे जस्ट बिफोर द प्रिक, तो वो नम हो जाता है एरिया एंड देन वो नमनेस की वजह से पेन नहीं होता है या काफ़ी कम हो जाता है। तीसरी चीज़ आप यूज़ क्या कर सकते हैं, लोकल एनेस्थेटिक क्रीम आती है बाय द नेम ऑफ एमला क्रीम आती है, बट वो प्रॉब्लम क्या है कि वो हमें 1 आवर बिफोर लगानी होती है सो दैट इट उसका इफेक्ट आ जाए। सो वो अप्लाई कर सकते हैं जस्ट टू नम द पेन। अब प्रिक हो गया, नाउ व्हाट, ईयरिंग इंसर्ट कर दिया, नाउ आपको पोस्ट प्रिक केयर करनी है। केयर कैसे करनी है? एवरी डे, twice a day, what will you do? You will first of all wash your hands, sanitize them properly, and clean the area from front as well as from the back with either a sterile water or sterile saline solution or a betadine solution. So इनसे आप clean कर सकते हैं using a cotton swab or a cotton bud. Then आप क्या करेंगे, ईयरिंग को भी आगे पीछे मूव करके उसे भी आप क्लीन करेंगे सो दैट जो पोर्शन अंदर है होल में वो क्लीन रहे हमेशा। सो ट्वाइस अ डे ये क्लीनिंग करेंगे। अब आता है आपने अपने बच्चे को क्या समझाना है। वट ऑल हैव यू टू मेक हर और हिम अंडरस्टैंड सो दैट इन्फेक्शन ना हो। दैट इज़ कि फिडलिंग नहीं करना है। दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन कि बच्चा कुछ खेल रहा है या टीवी देख रहा है तो दे गो ऑन फिडलिंग। अब उनके हैंड्स वॉश्ड हैं? नहीं हैं। हैंड वॉश नहीं कर सकते ना बार बार, तो वो फिडलिंग करते रहेंगे, इन्फेक्शन के चांसेस आर मच मच हायर। तो उनको यही समझाना है, डोंट फिडल। देन आप क्या हेल्प कर सकते हैं कि जिप वाले क्लोथ्स ज़्यादातर पहनाइए उस टाइम में। ऊपर से पहनाने वाले क्लोथ्स में फिडलिंग फिर से होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ईयरिंग स्ट्रेच होगी, फिर से चांसेस बढ़ेंगे। सो जिपर क्लोथ्स, एंड फॉर दैट सिमिलर रीज़न आपको प्रिवेंट करना चाहिए किस सीज़न में, विंटर सीज़न में, बिकॉज लेयर्स ऑफ क्लोथ ज़्यादा हैं विंटर सीज़न में और फिडलिंग ज़्यादा होगी एंड इन्फेक्शन के चांसेस हेंस ज़्यादा होंगे। सो फॉर द सेम रीज़न आपको ह्यूमिडिटी रेनी सीज़न में भी प्रिवेंट करना चाहिए, बिकॉज उसमें ह्यूमिडिटी की वजह से, स्वेटिंग की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे।
सो ऐसे आपने ये क्लीन करना है डेली, ट्वाइस अ डे, फिडलिंग प्रिवेंट करना है। एंड एक और बात है, अगर आपने छोटे बच्चे में अपने में करवाई है, इन्फेंट में, 1 ईयर से छोटे बच्चे में, तो आप क्लीन तब कीजिए जब वो सो रहा है, व्हेन ही इज़ स्लीपिंग, ही और शी इज़ स्लीपिंग, बिकॉज बच्चा स्ट्रगल नहीं करेगा एंड आप इजीली क्लीन कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, बच्चा स्ट्रगल करेगा तो आप क्लीनिंग के टाइम में स्ट्रेचिंग होगी एंड ऑल दोज फिडलिंग होगी और फिर वही इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ओके, एंड यस, वन मोर थिंग, जब आप ईयरिंग को क्लीन करने के लिए मूव करेंगे, सो कभी कभार ऐसा हो सकता है दैट वो मूव नहीं कर रही या डिफ़िकल्टी से मूव कर रही है, तो लीव इट एज सच। डोंट फोर्स द ईयरिंग टू मूव जस्ट फॉर क्लीनिंग पर्पस। क्या हो सकता है दैट हीलिंग प्रोसेस का स्कैब हो सकता है, उसमें वो इंट्रैप हो गई हो। सो दैट इज़ अ नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस। जब आपको कोई वूंड होता है, वहाँ पे एक ब्लैक ब्लैक सा लेयर बनना शुरू हो जाता है, दैट इज़ अ स्कैब। तो वही चीज़ यहाँ भी होगी, बिकॉज है तो ये वूंड ही, उसकी हीलिंग हो रही है। सो उसे आप फोर्सफुली नहीं कीजिए। कब तक वो सेफ है, जब तक उसमें रेडनेस, पेन और या फिर डिस्चार्ज नहीं है। अब बात आती है, हमने क्लीन कर लिया, कब तक करना है? आंसर इज 6 to 8 वीक्स तक करना पड़ सकता है। 6 to 8 वीक्स बिग वाई, बिकॉज हीलिंग में 6 to 8 वीक्स, मिनिमम 6 वीक्स तो लगते हैं उसको प्रॉपरली हील होने में। तो आपको इतना टाइम तक, 1-1.5 महीने तक आपको उसको क्लीनिंग करना पड़ेगा। देन बात आती है व्हेन टू टेक द चाइल्ड टू अ डॉक्टर। सो अगर आपने देखा कि उसमें एक है कि नॉमिनल पेन, नॉर्मल सा पेन, हल्का हल्का पेन तो होता है, ठीक है, वो हीलिंग का भी थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। बट अगर आपके बच्चे को एक्स्ट्रा पेन हो रहा है या फिर रेडनेस नज़र आई है आपको और स्वेलिंग नज़र आ रही है एंड इट इज़ टच करने पर वॉर्म है, देन दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन अगर माइल्ड है, कुछ ज़्यादा पस वगैरह नहीं बनी है, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, देन यू कैन ट्रीट इट एट होम। हाउ? स्टार्ट अप्लाइंग सम एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जब आप क्लीन कर रहे हैं। एंड रिमेंबर, वूंड को सिर्फ स्टराइल वाटर से या बिटाडीन से क्लीन कीजिए। डोंट यूज एनी स्पिरिट और अल्कोहल रब और any hydrogen peroxide, because they are very 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 burning irritation they can cause. वो यूज़ नहीं करना है। क्लीन करने के बाद आप एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाना है आपको। एनी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यू कैन टेक इट बोथ फ्रंट एंड बैक से। और माइल्ड इन्फेक्शन में हो सकता है कि वो आपका ईयरिंग थोड़ा बहुत ट्रैप हो गया हो बच्चे का, तो उसको फोर्सफुली मूव नहीं कीजिए। फोर्सफुली मूव नहीं कीजिए, रिमूव तो बिल्कुल भी नहीं कीजिए। रिमूव करने से इन्फेक्शन होल में इंट्रैप हो सकता है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सो ये चीज़ आप एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट कब 3 टाइम्स अ डे आप लगाते रहिए। दोनों साइड में इन्फेक्शन, इवन एक साइड भी हुआ है तो आप दोनों साइड में एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाइए, दैट विल प्रिवेंट द इन्फेक्शन इन अदर वन ऑल्सो। देन दूसरा है, इफ़ इट इज़ एन इन्फेंट। अब इन्फेंट है तो माइल्ड इन्फेक्शन में भी आप वेट नहीं कीजिए। यू मस्ट टेक हिम और हर टू योर पीडियाट्रिशियन एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज ही मे नीड सम अदर मेडिसिन ऑल्सो, बिकॉज इन्फेंट्स में सेप्सिस बहुत जल्दी फैलता है फ्रॉम एनी सोर्स। ओके, छोटा बच्चा है, 48 आवर्स तक यू कैन केयर एट होम, और उसके बाद भी इवन इफ आफ्टर 48 आवर्स वो नहीं ठीक होता है तो आप उसे डॉक्टर के पास लेकर जाइए। ही मे नीड एंटीबायोटिक, ही और शी मे नीड एंटीबायोटिक्स, मे नीड सम एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन। और क्या इंडिकेशंस हैं कि आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया, एन इन्फेंट, न्यूनेट को होता है तो आप इमीडिएटली लेकर जाइए, इन्फेंसी में लेकर जाना है। 48 आवर्स तक नहीं ठीक हो रहा है इन्फेक्शन तो आपको लेकर जाना है डॉक्टर के पास। देन फीवर हो रहा है, फीवर हो गया है आफ्टर प्रोसीजर तो भी आपको डॉक्टर के पास ही ले जाना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सर्टेन थिंग्स अबाउट द ईयर पियर्सिंग पोस्ट प्रोसीजर केयर and during procedure what all need to be done. Okay, bye for now until we meet next time. Bye bye.